नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 13 में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आज अपन उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अपन सेल पोटेंशियल की बात करेंगे और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस की यानी विभवांतर की बात करेंगे, और साथ ही साथ इन दोनों में देखेंगे अंतर किस किस में, सेल विभव और विभवांतर में। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को कल से ही जोड़ते हुए शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने किसे कहा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने कहा था कि भाई जब एक हाफ सेल होता है, जैसे मैंने ये डेनियल सेल बना रखा है, ये हाफ अर्ध, ये आधा सेल हो गया, आधा सेल ये हो गया, इसे हाफ सेल, ये हाफ सेल, या अर्ध सेल ये हो गया। इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो ऑक्सीडेशन है, इसमें जो हो रही है वो रिडक्शन है। पूरा का पूरा क्लियर करवाया हुआ है मैंने आपको। इसकी जो अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है उसे अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन की वजह से जो उत्पन्न हुआ वो रिडक्शन पोटेंशियल। हल्का सा बता देता हूं, यहाँ क्या है, जिंक है, जिंक रोड से जो जिंक एटम है वो Zn2+ आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, इस रोड पर ही रह जाएंगे, छड़ के ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस यहां पर इस रोड, ये रोड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और विलियन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। फलस्वरूप क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन कैसे हुआ, Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना चार्ज सेपरेशन। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए, और चार्ज सेपरेशन की वजह से जो विभव उत्पन्न होता है उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो गया था, इसके चारों तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव जो विलियन था वह चारों तरफ इसके एकत्रित हो गया। तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड छड़ जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो दो आवेशों की जो द्विस्तरीय परत बन गई है, इस परत की वजह से क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ। चार्ज सेपरेशन की वजह से जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को अपन इस इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीकरण होने की वजह से इसका जो भी मान आएगा E, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये रहा अपने यहां पर इसकी चर्चा है। अब यहां पर क्या हो रहा था, यहां सॉल्यूशन से Cu2+ आयन किस पे जमा हो रहे थे, इलेक्ट्रोड पे। तो यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे और ये जा जाकर यहां जमा हो रहे थे। इसका मतलब ये कैसी छड़ हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, और सॉल्यूशन में क्या रह गया, SO2 नेगेटिव। यानी सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और छड़ कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए अपन ने हाफ सेल रिएक्शन यूं लिखी थी, Cu। तो यहां पर जो रिडक्शन पोटेंशियल प्राप्त होगा वो रहेगा इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये चीज अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस पे रिडक्शन हो रहा है, उनका टोटल अपन ऐड करते हैं। यहां पर देखिए क्या रहा, सेल की अपन बात कर रहे हैं तो E सेल बराबर क्या रहेगा, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो अपन सेल पोटेंशियल आ जाता है। क्लियर हो गई बात यहां पर। अब ये 13th लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन का ऑपोजिट होता है। यानी मैं इन दोनों को रिडक्शन के रूप में लिखूं तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया था, E कैथोड माइनस E एनोड। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था लेक्चर नंबर 30। लास्ट तक आते आते अपन ने ये पढ़ लिया था। कैथोड क्या, ये कैथोड है, रिडक्शन कहां हो रहा है, कैथोड पर, और ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर, ये एनोड पर हो गया। क्लियर हो गई बात। ये अपन ने पढ़ लिया था पीछे। क्या पढ़ लिया था कि भाई अपन ने देखा कि भाई टोटल सेल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ दिया, कुल सेल का हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में, ये रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को एक ही फॉर्म में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस रूप में थी अपनी, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखवाई मैंने। तो ऑक्सीडेशन को भी किस रूप में ले आए, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। तो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस में था तो यहां कर दिया मैंने माइनस, और ये प्लस का प्लस ही रह गया। क्लियर है बात यहां पर। चलिए अब इसको परिभाषित करते हैं अपन, सेल पोटेंशियल होता क्या है। अब देखते हैं अपन सेल विभव को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे और एक्चुअल में फिनोमिनन क्या है, ठीक है। ये तो अपन ने एक इलेक्ट्रोड का विभव आ गया, दूसरे का आ गया, दोनों का ऐड कर दिया, कंप्लीट सेल का विभव हो गया। यहां देखिए सेल विभव क्या होता है। सेल विभव की कंडीशन बता रहा हूं,
कि सेल बना रहेगा लेकिन सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट मतलब खुला होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। सर्किट खुले और बंद से क्या मतलब हुआ, बंद हो गया इसका मतलब सेल में विद्युत धारा बह रही है, खुला है इसका मतलब सेल में विद्युत धारा नहीं बह रही। क्लियर है बात। तो सेल विभव जो है, सेल पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, सेल विभव, इसे अपन ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। सेल विभव का अपन ने कहा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर हो गया बात। विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, कैसे याद करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं बह रही, इसका मतलब ये सर मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है सर, क्लियर है, सर्किट है नहीं यहां पर। अब ये फ्री हो गए, ये इलेक्ट्रोड अलग है, ये इलेक्ट्रोड अलग है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड है। इन दोनों का प्योर फॉर्म में जो पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, दो जब परिपथ खुला हो, खुले परिपथ में जब विद्युत धारा नहीं बह रही हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर ही कहलाता है सेल विभव या विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। कंडीशंस देखिए, यहां विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, क्लियर है बात, विद्युत धारा नहीं बहेगी, इसका मतलब प्योर फॉर्म में है। यहां पर कोई भी जितना इसका पोटेंशियल है, इस हाफ इलेक्ट्रोड का, हाफ सेल का जितना पोटेंशियल, इसका जितना पोटेंशियल, इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा वो कहलाएगा अपना सेल विभव। क्लियर होगी बात। अब देखो दूसरा, मैं यहां लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा विभवांतर जिसको अपन कहते हैं, विभवांतर। दोनों में बिल्कुल आराम से आपके समझ में आ जाने वाला है विभवांतर। विभवांतर कब की कंडीशन है, जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया गया, इसका मतलब सेल में विद्युत धारा बह रही है। तो सेल में जब विद्युत धारा बह रही है तो उस दौरान सेल का जो विभव होगा वह कहलाएगा उसका विभवांतर, यानी सेल दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर, यानी तात्पर्य यह रहा कि विद्युत धारा बह रही हो, बहते हुए सेल, जब विद्युत धारा सेल में बह रही हो, उस दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर कहलाएगा विभवांतर। अब देखो फर्क क्या है, यहां देखिए मैंने दोनों सेलों को जोड़ दिया वोल्टमीटर से, मैं मापना चाह रहा हूं कि इसका सेल विभव कितना है, तो दोनों को ऐड कर दिया, विद्युत धारा बहना शुरू हो गई। अब बहना शुरू हो गई तो वो बहने के पश्चात बहते बहते कुछ ना कुछ मात्रा में इस विद्युत की क्षति हो जाती है। क्षति कैसे हो जाती है भाई, जैसे अपने सर्किट कंप्लीट करेंगे, ये कंडक्टिंग वायर है और ये वोल्टमीटर है, तो कुछ ना कुछ जो विद्युत की खपत है वो कौन कर लेता है, वोल्टमीटर खुद के अंदर भी कर लेता है। इसका मतलब जो वास्तविक रिजल्ट आएगा भाई, इसका विभव और इसका विभव जो भी था, उसका अंतर जो भी आ रहा था अपना, उससे वह मान कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, इसका जो मान था इसने तो अपनी पूरी दी, इसने भी अपनी पूरी दी, जो भी था इसका मान, लेकिन कुछ मात्रा में वोल्टमीटर ने अपने अंदर उसकी क्षति कर ली, यानी वोल्टमीटर खुद भी तो काम करेगा, तो खुद काम करने के लिए वह उस विद्युत का कुछ मात्रा में उपयोग कर लेगा, जिसे अपन करेंगे यहां विद्युत क्षति होगी, किसके द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा। इसका मतलब जो वास्तविक मान होना चाहिए था सेल का, उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, मान थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि कुछ मात्रा में विभव का उपयोग किसने कर लिया, वोल्टमीटर ने कर लिया। क्लियर होगी बात। तो विभवांतर क्या रहा, विभवांतर है जब आपने ऑन कर रखा है सर्किट, विद्युत धारा बह रही है, उस बहती हुई विद्युत धारा में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है, यानी बंद परिपथ में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों का अंतर कहलाता है विभवांतर। खुले परिपथ में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर, जो विभव का अंतर है वह कहलाता है विभवांतर। अब खुले की क्या कहानी रही, खुले को कैसे अपन माप करेंगे, तो यहां देखिएगा दोनों में अंतर बताने जा रहा हूं मैं आपको। एक तरफ लिख लिया है मैंने ईएमएफ सेल विभव, और दूसरी तरफ लिख लिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। ठीक है बात। पहला ईएमएफ कौन सी कंडीशन की बात है, जब सर्किट क्या हो, खुला हो, यानी खुला परिपथ, खुले परिपथ का जो भी विभव रहेगा वह कहलाएगा ईएमएफ सेल विभव। और ये कब मापा जाता है, जब परिपथ को कर दिया अपन ने बंद, तो बंद परिपथ यानी ऑन कर दिया, लाइट बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, उस स्थिति के अंदर अपन कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो भी सेल का डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वह कहलाएगा उसका विभवांतर है। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज, अब भाई नंबर 2 चीज ये है कि भाई फिर मापें कैसे,
ठीक है। तो इसका तो वोल्टमीटर भाई सर्किट आपको चालू ही नहीं करना है, इसका मतलब इसमें तो आपने विभवांतर में क्या किया, वोल्टमीटर लगा दिया। तो कुछ मात्रा में वोल्टमीटर विद्युत को अपने अंदर काम में लिया ताकि वह काम तो करे, काम करने के लिए वोल्टमीटर को भी तो चाहिए। तो वोल्टमीटर से तो किसका यानी विभवांतर, जो विभवांतर है वो किसका मापन किससे कर लेंगे अपन, वोल्टमीटर से। लेकिन यदि ईएमएफ खुला परिपथ रख करके अपन वोल्टमीटर लगाएंगे तो वोल्टमीटर तो खुद खपत करेगा, विद्युत लेगा वो तो, इसका मतलब वही चीज हो गई है। तो ऐसा तो कंडीशन ही नहीं है। तो अपन क्या करें, एक ऐसी युक्ति लगा दें जो कि खुद अपनी ऊर्जा खर्च करके और इसकी ऊर्जा माप दे। सही है ना बात, मैं कह रहा हूं कि ऐसी युक्ति लगा दे जो खुद अपनी ऊर्जा खर्च करे और खुद की ऊर्जा खर्च करके इससे कोई भी ऊर्जा ग्रहण ना करे। इसका मतलब इसका फिर जो भी मान आएगा वो प्योर मान आएगा, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वहां पर कोई भी विद्युत की खर्च या खपत नहीं होनी है। क्योंकि जो बाहरी युक्ति अपन लगा रहे हैं वो अपनी ऊर्जा लेकर इसका काम करेगी, इससे ऊर्जा ग्रहण नहीं करेगी। तो ऐसी युक्ति है विभव मापी। विभव मापी फिजिक्स में आप बहुत पढ़ते हो इसको, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। तो विभव मापी क्या करेगा, विभव मापी के द्वारा अपनी खुद की ऊर्जा ग्रहण, वो विभव मापी खुद की ऊर्जा के द्वारा इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करके दे देता है आपने, जिसे अपन कहते हैं सेल विभव। तो ईएमएफ का मापन किससे होता है, विभव मापी द्वारा। और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे अपन विभवांतर कह रहे हैं उसका मापन किससे करते हैं अपन, वोल्टमीटर द्वारा। ठीक है, क्यों, वोल्टमीटर खपत कर लेता है, क्लियर है ना बात। तो वोल्टमीटर के द्वारा भाई सर्किट बंद है तो वोल्टमीटर से सीधा सीधा अपन ने काम में ले लिया। चलिए तीसरी चीज देखिए, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इसमें आ रहा है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई सेल विभव यानी ईएमएफ और विभवांतर इन दोनों में किसका मान ज्यादा होगा। बिल्कुल करेक्ट, आप कहेंगे कि सेल विभव और विभवांतर में सबसे ज्यादा मान किसका होगा, ईएमएफ का होगा, सेल विभव का होगा। क्यों, क्योंकि सेल विभव में इनका जो भी अंतर आ रहा है प्योर है, वो कोई भी किसी भी प्रकार की विद्युत का खपत नहीं हो रही। कब, जब परिपथ अपन ने खुला रखा है और क्या जोड़ करके ज्ञात किया, विभव मापी। विभव मापी तो इससे लेगा नहीं ऊर्जा, वो तो अलग ही अपने अलग हिसाब से ऊर्जा लेता है। तो विभव मापी का फिनोमेनन एक अलग है, यानी विभव मापी का तरीका क्या है, वह इस सेल से विद्युत का ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, उससे सप्लाई के लिए एक अलग बैटरी होती है, वो एक अलग सिस्टम है विभव मापी का। अपन सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भाई इस सेल की जब अपन विभव की बात करें तो इस सेल से तो कोई विद्युत का खपत हो नहीं, यानी इस सेल से विद्युत ऊर्जा वो अपने काम के लिए नहीं ले और इसका काम भी कर दे, तो ये काम कौन करेगा, विभव मापी। तो विभव मापी से जब आप मापोगे तो विद्युत का मान यहाँ ज्यादा आएगा। और वोल्टमीटर से मापा तो क्या हुआ, वोल्टमीटर ने तो खुद ने भी खर्च कर ली, भाई इसका तो काम किया ही किया, खुद का भी कर लिया, खुद काम करेगा तो विद्युत भाई विक्षेप दिखाएगा ना वोल्टमीटर। तो इसके लिए सर्किट के द्वारा भी, सर्किट में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तभी यहां तक पहुंचेगा इलेक्ट्रिक करंट और फिर ये कार्य करेगा। इसका मतलब यहां पर विद्युत की खपत होगी। तो ईएमएफ का मान हमेशा ज्यादा होता है और विभवांतर का मान हमेशा कम होता है। क्लियर है बात, बहुत इतना ज्यादा भी नहीं होता, ये डिपेंड करता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर। क्लियर है बात, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध की अपन यहां चर्चा नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात है, अपन सीधा पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ईएमएफ का मान हमेशा वो विभवांतर से अधिक होता है। क्लियर होगी बात। तो ये रहा अपना इन दोनों में अंतर। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको अंतर तो पढ़ा दिया कि भाई ठीक है सेल विभव ये होता है, विभवांतर ये होता है, मेरे ख्याल से किसी प्रकार का आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि भाई ये विभव विभवांतर उत्पन्न किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ देखें, चार्ज सेपरेशन पे आता हूँ वापस, और चार्ज सेपरेशन से अपन ने देखा फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं वर्क डन Q इंटू, ये फॉर्मूला है, ठीक है, W है कार्य, Q है चार्ज, E है पोटेंशियल। ये हो गया चार्ज, ये पोटेंशियल हो गया और ये हो गया वर्क डन। तो देखिए यहां पर इसी को यहां मैं बता रहा हूं, देखिए जब भी चार्ज सेपरेशन होता है तो चार्ज सेपरेशन के तहत कार्य करना पड़ता है। चार्ज सेपरेशन चार्ज सेपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य से जो विभव उत्पन्न होगा उसे अपन कहते हैं पोटेंशियल। यही तो बात है ना, यानी इसी को अपन यूं लिखें, यहां लिख देता हूं मैं,
E इक्वल्स टू हो गया W बटे Q। तो इसको परिभाषित करने जा रहा हूं, आप देखिएगा इसी फॉर्मूले से। अब अपन देखते हैं कि भाई जो विद्युत वाहक बल है उसे इस रूप में मैंने आपको लिख करके बताया कि भाई जो चार्ज सेपरेशन हुआ था उसके लिए कार्य करना पड़ा था। ठीक है भाई, वर्क डन फॉर सेपरेशन चार्जेस, यही तो ना। तो चार्ज सेपरेशन के लिए अपन ने लिखा W बराबर Q इंटू E, यही है। मैंने ये लिखा कि भाई ये तो कार्य हो गया, वर्क डन हो गया, ये हो गया चार्ज और ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको पोटेंशियल को अपन कह रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। तो ये तो हो गया ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल। ये हो गया किया गया कार्य, विद्युत कार्य, और नीचे वाला हो गया आवेश। ठीक है भाई, चलिए पहले तो इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं, बाकी आगे चलते हैं अपन बाद में। विद्युत कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, और आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलॉम। और जूल प्रति कूलॉम को अपन क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलॉम को अपन क्या कह रहे हैं? वोल्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब ये तो हो गई इसकी मात्रा की बात। भाई ईएमएफ का मात्रा क्या हो गया? जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट, जेसी अथवा वोल्ट हो गया। और वोल्ट को अपन असाइन किसे करते हैं? वी के द्वारा। क्लियर बात? चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई वर्क डन क्या हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि भाई जो चार्ज सेपरेशन हुआ था, चार्ज सेपरेशन हुआ था ना, यहां जैसे नेगेटिव नेगेटिव बाहर की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी Zn है, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज सेपरेशन के लिए कार्य करना पड़ा। सीधा सीधा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, बाद में मैं ये फिजिक्स वाले फिनोमेनन पे लेकर चलूंगा आपको। चार्ज सेपरेशन के लिए कार्य करना पड़ा, और इस कार्य चार्ज सेपरेशन के लिए कार्य करना हुआ, और इस कार्य के दौरान जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ उसे अपन कहते हैं ईएमएफ, सेल का सेल विभव। ठीक है, ये क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का उस समय का विभवों का अंतर है जब परिपथ खुली हुई अवस्था में होता है, तब की बात हो रही है सेल विभव। अब यहां पर इसकी परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित कैसे करेंगे भाई? सेल विभव क्या होता है, इसी से यहीं से देखिएगा। सेल विभव के लिए मैंने क्या किया? E बराबर W बटे Q है। Q की जगह मैंने लिख दिया 1 कूलॉम, यानी 1 कूलॉम आवेश में प्रवाहित कर रहा हूं। क्या होगा? Q की जगह 1 आ जाएगा, तो E बराबर W। ये हो गया, यही रहा ना अपना। अब इससे अपन परिभाषा निकाल लेंगे। तो सेल विभव क्या होता है? जब परिपथ खुला हुआ हो और दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का उस समय का अंतर है, जब क्या करें? 1 कूलॉम आवेश को प्रवाहित करवाया जाए, और इस हेतु सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या कार्य ही उसका सेल विभव होता है। फिर से समझिएगा, जब परिपथ खुला हुआ हो और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो विभव होगा, विभव का अंतर होगा, उसे अपन सेल विभव कहेंगे। तो सेल विभव का मान किसके बराबर होगा? जब 1 कूलॉम आवेश को प्रवाहित करवाने हेतु सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का जो मान होगा, वही मान उसका सेल का सेल विभव कहलाता है। क्लियर होगी बात? यानी 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित करवा रहे हो, इसके लिए कितना कार्य किया सेल ने? ऊर्जा की बात, ऊर्जा या कार्य एक ही बात है ना। तो 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित करवाने के लिए सेल ने जितना कार्य किया, वही कार्य उस सेल का सेल विभव कहलाता है। क्लियर बात? यदि यहां पर मान लीजिएगा, अपन यूं माने कि भाई 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित करें, मान लीजिए E बराबर W बटे Q है, चार्ज आपका 1 कूलॉम है, और W किया गया कार्य 1 जूल है, तो E बराबर क्या हो गया? 1। तो विद्युत वाहक बल का मान कितना रहा? 1 वोल्ट। क्लियर हो गई बात? तो ये रहा अपना सेल विभव। अब अपन बात करते हैं मानक सेल विभव की, मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो मानक अवस्था क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन लगेगी स्टैंडर्ड कंडीशन यानी मानक अवस्था क्या रहेगी? मानक अवस्था ये रहेगी कि किसी भी अर्ध सेल में, जो 2 अर्ध सेल लेते हैं अपन, एक कंप्लीट सेल बनाते हैं, उस अर्ध सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है विद्युत अपघट्य, उस विद्युत अपघट्य का 1 मोल 1 एम विलयन बनाया गया है। यानी
यदि अर्ध सेल में लिए गए विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी हो, 1 मोल 1 एम का विलयन लिया गया हो, तो उस इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा वह विभव कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रोड बनाते हैं भैया अपन, ठीक है, जिंक छड़ डाल दिया मैंने इसमें, और जो ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है, ZnSO4 का सॉल्यूशन वो कैसा है, 1 एम सॉल्यूशन है। तो 1 एम सॉल्यूशन वाले इस अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसे अपन कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ऐसा ही दूसरा सेल होगा, दूसरा अर्ध सेल होगा, उसमें भी सॉल्यूशन किस एम का लेना है, 1 एम का। ठीक है, तो 1 एम का जो सॉल्यूशन का जो भी सॉल्यूशन 1 एम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाले विलयन के इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा वह विभव कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इससे बना दें अपन सेल, तो ये सेल बन गया, तो इस सेल का जो विभव कहलाएगा वो कहलाएगा मानक सेल विभव। और मानक अवस्था को अपन मापते हैं E नोट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, E के ऊपर नोट लगा देते हैं, तो ये हो गया E नोट सेल, यानी ये सेल का मानक सेल विभव हो गया। क्लियर है बात। इलेक्ट्रोड की अपन बात करें तो जैसे जिंक की बात करें अपन, E जिंक का, तो ये E Zn का यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया ये जिंक का। ऐसा ही कॉपर की बात करें तो ये कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। इसे रिप्रेजेंट तो अपन अपचयन के रूप में यूं करते हैं, Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, और ये E नोट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको। तो इस प्रकार से मानक सेल विभव क्या रहेगा भैया तो अपने पास, E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ये हो गया अपना सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो मानक अवस्थाओं के साथ ही आज का लेक्चर को अपन यही विराम देते हैं। अगला लेक्चर होगा अपना लेक्चर नंबर 15, जिसमें अपन पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और किस रूप में काम आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ से छोटा मोटा कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ। जय हिंद, जय